नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन चैनल पर। आज मैं चर्चा करूंगा द करेंसी वॉर पे, यूएस डॉलर वर्सेस चाइनीज रेनमिनबी। तो क्या है शी जिनपिंग का प्लान 2040? वो क्या चाहते हैं कि चाइनीज रेनमिनबी 2040 तक क्या डॉलर को वो पीछे छोड़ करके आगे बढ़ पाएगा? और क्या है डॉलर के यूनिवर्सैलिटी और मोनोपोली की वजह? क्यों अमेरिकी डॉलर आज दुनिया भर की रिजर्व करेंसी बना हुआ है और क्यों सारा इंटरनेशनल ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता है? तो आप इस नोट को ध्यान से देखिए। एक तरफ आपको दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका के पहले चुने हुए राष्ट्रपति हैं, और दूसरी तरफ आपको दिख रहे हैं चाइनीज प्रीमियर माओ जेडोंग। तो आज शी जिनपिंग का प्लान क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। चाइनीज रेनमिनबी किस मायने में डॉलर से बेहतर हो सकती है, और क्या चाइना की इस रिजर्व करेंसी को दुनिया स्वीकारेगी जैसे वो 70 साल से डॉलर को स्वीकार रही है? इन सभी आयामों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूएस डॉलर एक रिजर्व करेंसी क्यों है, सबसे ज़्यादा मजबूत करेंसी क्यों है, और क्या कारण है कि दुनिया को इस पर ट्रस्ट है। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों ख़त्म हो चुकी थी। अब हुआ क्या था कि अभी तक पाउंड स्टर्लिंग जो ब्रिटेन का था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन ब्रिटेन भले वॉर जीत गया था बट उसका इकोनॉमिक क्लाउट और जो उसका ग्लोबल क्लाउट है वो बहुत ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि हिटलर ने सच में बहुत तबाही मचाई थी। बस आप समझ लेना कि लंदन बच गया था, वरना अगर हिटलर कुछ दिन और जिंदा रहता तो ब्रिटेन के जो महाराजा थे उनको शिफ्ट करने की बात चल रही थी कनाडा में, बकिंगम पैलेस तक पर एकदम खतरा था। तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो उसके बाद हुआ, आपने सुना होगा, इसके तहत आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ था। तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने उस समय वादा किया, तब तक गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था हर चीज़ को। अगर आप रेफर करते हो, जैसे आज आप एक रुपए की वैल्यू को देखते हो तो आप ये देखते हो कि $1 के बराबर कितना रुपीज़ है, मतलब डॉलर के टर्म में रुपए की क्या वैल्यू चल रही है। तो उस समय क्या होता था 1970s तक कि डॉलर की वैल्यू को गोल्ड के टर्म में देखा जाता था। तो अमेरिका ने वादा किया कि आपके पास जितने डॉलर्स होंगे मैं आपको उसके बदले में गोल्ड दे दूंगा। इस चीज़ का उसने वादा किया। तो अब हर देश को डॉलर अर्न करने पड़ेंगे। आपके पास जितने डॉलर होंगे, आपको जब भी आवश्यकता पड़ेगी आप उसे बेच करके अमेरिका को गोल्ड हासिल कर सकते हो। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व भी हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा, कई हज़ार टन रिजर्व हैं। तो ये चीज़ सही से चलती रही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। हालांकि 1973 में जब अरब इजरायली लड़ाई हो रही थी तो उस समय सऊदी अरब के शाह फैसल, जो थोड़े से अमेरिका के विरोध में थे, उनकी मृत्यु भी हुई बाद में। कहा जाता है उसमें सीआईए का हाथ था, बट आज तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि सीआईए काम इतनी सफाई से करता है कि कुछ प्रूव नहीं होता, चाहे उन्होंने होमी जहांगीर भाभा के साथ ये किया हो, चाहे उन्होंने शाह फैसल के साथ किया हो। मैं नहीं कह रहा हूं, किताबें पढ़िएगा, सबको पता है किसने किसको मारा था। 1973 में ऑयल क्राइसिस हुई। तो ऑयल क्राइसिस में क्या हुआ कि सऊदी अरब नाराज हो चुका था। उसको लगा कि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं, जो उसने ओपेक बनाया था उसके तहत, ये पूरा का पूरा एक ऑयल आपका जो कार्टेल होता है उसके तहत उसने क्या किया, सोलली जो ब्रिटिश और अमेरिकी कंपनियों का कब्जा था ऑयल पे, उसको हटाते हुए अपनी तरफ से प्राइसेस बढ़ा दिए। अब दिक्कत क्या हुई कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बेच करके गोल्ड लेना हासिल कर दिया। तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, जो कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु था, उसने डॉलर और गोल्ड के बीच में संबंधों को ख़त्म कर दिया कि मतलब अब आप डॉलर मुझे दे करके गोल्ड नहीं ले सकते, मैं ये यूनिलैटरली ख़त्म कर रहा हूँ। क्योंकि ये पूरी क्राइसिस हो गई थी उस समय। ये वही समय है जब भारत में दाम बढ़ेंगे, और 1975 में इंदिरा गांधी को इन्फ्लेशन और अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से गुजरात और बिहार में जो हो रहा था छात्रों का, उसकी वजह से इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। तो ये पूरा एक चक्र है। आप देख रहे हैं ना कैसे ये सारी चीज़ें असर डाल रही हैं। अमेरिका की चीज़ें, दाम का बढ़ जाना, पहली बार ऐसी क्राइसिस आना, तो कितना ज़्यादा ये असर डालता है ग्लोबल इकोनॉमिक और ग्लोबल पॉलिटिकल चीज़ों पर। अब आज के समय में अगर आप देखो तो बहुत सी लार्ज इकोनॉमीज़ हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि चाइना और अमेरिका के संबंध इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना, कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे का कभी वैसा नुकसान नहीं कर सकते जैसा अमेरिका और यूएसएसआर एक समय कर सकते थे। ये जो कोल्ड वॉर आप सुनते हो ना, ये कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। चाइना के पास जो भी पैसा है, जो भी एक्स्ट्रा उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है, वो किस डॉलर में है? वो यूएस में ही, तो किस करेंसी में मतलब है, तो वो यूएस डॉलर में ही है। क्यों है यूएस डॉलर में, क्यों नहीं चाइनीज रेनमिनबी में है? क्योंकि यूएस डॉलर आज भी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू भी यूएस डॉलर की है।
तो आज चाइना अगर चाहे तो अपने बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को बेच सकता है, जिससे अमेरिका को नुकसान होगा, लेकिन उससे चाइना का उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बिकॉज चाइना को उसके बदले कोई भी बेहतर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो चाहे आप हांगकांग को ले लीजिए, मलेशिया को ले लीजिए, सिंगापुर को ले लीजिए, इन लोगों ने अपनी करेंसी को पैक करके रखा है डॉलर में। आपने देखा होगा बहुत से साउथ अमेरिकी देश हैं जिनकी करेंसी डॉलर है। तो होता क्या है, उनको इसका फायदा मिलता है। हालांकि वो अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में देखें तो वो कुछ भी नहीं कर सकते अपने देश में। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई करता है ना, इसकी वैल्यू को घटा देना, उसकी वैल्यू को बढ़ा देना, वैसे वो देश नहीं कर सकते। वो तो वही उनको मानना पड़ेगा जो अमेरिका में डॉलर के साथ हो रहा है। लेकिन उसके कुछ फायदे भी होते हैं, क्योंकि करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। जब भी डॉलर वीक पड़ता है तो जो प्रॉफिट होता है एक्सपोर्टर्स का वो कम होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि जो इंडियन के एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया से जो आईटी के एक्सपोर्ट्स होते हैं सबसे ज़्यादा, वो हमेशा मनाते हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़ी रहे, ठीक है, रुपया कम होता रहे। भले हम लोग को रुपया कम होना अच्छा ना लगे, लेकिन हमारे आईटी एक्सपोर्टर्स के लिए वो चीज़ सही है, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा कि डॉलर की वैल्यू बढ़ी रहेगी और उनको ज़्यादा अपने जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उनके बदले में ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो इसीलिए अगर डॉलर कमज़ोर होगा, चूंकि डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, विश्व की सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड इसी में होता है, तो एक्सपोर्टर्स का नुकसान होगा। और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो यूएस की ट्रेजरी में भी सबसे ज़्यादा अपना डिपॉजिट होल्ड करके रखे हुए हैं, क्योंकि यूएस की ट्रेजरी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। वाई इज डॉलर दी रिजर्व करेंसी? अब हम देखते हैं कि डॉलर रिजर्व करेंसी क्यों है। तो देखिए, दुनिया भर में जो अलग अलग देश हैं उनमें 90% जो उनके फॉरेक्स पड़े हुए हैं, फॉरेक्स मतलब फॉरेन रिजर्व, वो डॉलर के फॉर्म में है। पहला फैक्ट ये आपके लिए हुआ। 62% पूरा का पूरा ये शेयर आ जाता है, ठीक है, कि डॉलर का जो शेयर है। और 2/3 जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, 2/3 मतलब 70% के तकरीबन, तो वो डॉलर में होता है। और डॉलर को पेट्रो डॉलर भी कहते हैं। पेट्रो डॉलर का मतलब क्या हुआ? ज्यादातर जो तेल का व्यापार होता है वो डॉलर्स में होता है। किसी भी देश का, जो देश ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करता है और फाइनेंस को डोमिनेट करता है, उसी देश की करेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो अब दुनिया का चौधरी तो अमेरिका है ना, ये बात तो सबको पता है। आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? अमेरिका देता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री के बेसिस किसके हैं? अमेरिका के हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अधिकारी, स्पाइज, ये सारे किसके बैठे हुए हैं? ये सारे अमेरिका के बैठे हुए हैं। और अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो भी बहुत पावरफुल है भाई। वो लगातार अमेरिका में पैंडमिक आने के बाद से 6 महीने हो गए हैं, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं लोगों को, और लगातार पैसों की पंपिंग, डॉलर्स की पंपिंग अमेरिका करता जा रहा है, करता जा रहा है। इसके पहले देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा कहानी 1944 के पहले की बता रहा हूं। सबसे पहले जो डच गिल्डर हुआ करते थे, गिल्डर मतलब श्रेणियां होती हैं व्यापार करने वाली, तो इन्होंने 17th और 18th सेंचुरी में डोमिनेट किया। किसके मायने में? करेंसी के मामले में। फिर स्पेनिश डॉलर आ गया। अब ये डॉलर बेसिकली स्पेन से आया था और ये दक्षिण अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर था। तो स्पेनिश डॉलर का एक समय डोमिनेशन हमें देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? उसका कारण ये नहीं था कि स्पेन का डॉलर बहुत लोगों को पसंद था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पसंद नापसंद कुछ नहीं होती है। अगर पसंद की बात है तो हमारे रुपए में क्या बुराई है? बट उसके लिए आपको ग्लोबल क्लाउड बनाना पड़ता है। पूरी दुनिया में आपका डंका बोलना चाहिए, पूरी दुनिया में आपके लोग फैले होने चाहिए, पूरी दुनिया आपके आगे नतमस्तक हो, टेक्नोलॉजी से लेकर के हर चीज़ में आप आगे हो। तो स्पेन जब तक आगे था तो उसका डॉलर था। उसके बाद ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग आ गया, क्योंकि दुनिया की 1/4 ज़मीन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटेन का शासन था। इनके शासन में सूरज कभी भी अस्त नहीं होता था। तो 1860 से लेकर के 1914 यानी कि पहली वर्ल्ड वॉर तक ब्रिटेन का शासन रहा। आज भी डॉलर 90% फॉरेक्स और 62% फॉरेक्स रिजर्व, जैसा कि मैंने बताया, और 2/3 इंटरनेशनल ट्रेड करता है। तो ये डॉलर इसलिए नहीं कर पाता कि अमेरिका का डॉलर लोगों को बहुत पसंद है या वॉशिंगटन से लोगों को बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉर्ज वॉशिंगटन से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। रीज़न केवल ये है भाई, अगर हमदर्दी होती तो डॉलर तो 1789 से ही चल रहा है ना, 1770 से ही, जब अमेरिका आज़ाद हुआ। हमदर्दी होती तो तभी से वो रिजर्व करेंसी होता। वो 1944 में क्यों बना? इसके आने के कम से कम 200 साल के बाद, 150 से 250 साल के बाद। उसका रीज़न ये है कि जब अमेरिका दुनिया का चौधरी बना तब ऐसा चीज़ें हो पाई, ये पॉसिबल हो पाया। तो देखिए, आपकी करेंसी तभी रिजर्व होगी जब पूरी दुनिया के आप चौधरी हो, मतलब कि टेक्नोलॉजी में आपसे आगे कोई नहीं है, पूरी दुनिया में आपके बेसेस बने हुए हैं, दुनिया में कोई भी इशू हो रहा है आपके द्वारा रिजॉल्व किया जा रहा है, कोई भी समस्या आ रही है तो आपके नेतृत्व में उसको लेकर के एक अलायंस बन रहा है। ये सारी चीज़ें ही करती हैं आपकी करेंसी को रिजर्व।
अब चाइनीज रेनमिनबी का क्या खेल है, देखिए 2016 में आपको पता होना चाहिए आईएमएफ के अंतर्गत एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। इसमें यूएस डॉलर मौजूद है, चाइनीज जापानीज येन मौजूद है, ठीक है। इसमें कई करेंसीज होती हैं जिनको रिजर्व करेंसी माना गया है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के तहत पहली बार ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलता है चाइनीज युआन को, ठीक है। हालांकि इसका शेयर अभी भी बहुत कम है। चाइना ने ओवरटेक कर लिया अमेरिका को, बहुत तेजी से इकोनॉमी इसकी बढ़ी। 2008 तक चाइनीज इकोनॉमी अमेरिकी इकोनॉमी की सिर्फ हाफ मतलब डबल से भी ज़्यादा अमेरिकी की इकोनॉमी थी। लेकिन आज आप देखिए चाइना की जो इकोनॉमी है वो 14 ट्रिलियन है और अमेरिका की इकोनॉमी 21 ट्रिलियन है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं रह गया है। आईएमएफ का मानना है कि जो चाइना की जीडीपी है उसने यूएस की वेट जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में उसको 2014 में ओवरटुक कर लिया था। मतलब पीपीपी मॉडल पे अगर आप देखेंगे जीडीपी निकालने के दो तरीके होते हैं। एक जो पीपीपी मॉडल पे होता है जिसके तहत भारत तीसरे नंबर पर था, उसमें चाइना नंबर 1 पे हो चुका है, अमेरिका से आगे हो चुका है। अगर आप मार्च के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आज भी जो फॉरेन होल्डिंग्स है डेट और इक्विटीज में, वो डिनोमिनेटेड जो युआन में है वो लगभग 4.2 ट्रिलियन है, मतलब 4.2 लाख युआन है। अगर आप बिलियंस में देखेंगे तो 600 बिलियन डॉलर्स हैं, ठीक है। अब आपको ये मैं मैप दिखा रहा हूं, इसमें देखिएगा चाइना अगर कोई चीज लागू करवाना चाहता है तो वो करता क्या है, वो बुलिंग करता है। जैसे वो भारतीय सेना के साथ कर रहा है। बुलिंग का मतलब क्या होता है, जानबूझ करके, फोर्सफुली परेशान करके और किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तिगड़म भिड़ा करके मजबूर करना देशों को कि आप उसकी बात को मानिए। तो आपको चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में पता होगा। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ये है कि जो गरीब देश हैं उनको बीआरआई के तहत, जो एशिया और अफ्रीका के गरीब देश हैं उनको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कर्ज दे दो। उनको कर्ज इतना दो, उनसे कहो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुमने काफी फॉरेन रिजर्व्स कमा के रखे हैं। चाइना के पास तो ट्रिलियंस ऑफ फॉरेन रिजर्व पड़े हैं, भारत के पास तो सिर्फ 500 बिलियन है, चाइना के पास तो कई गुना है। तो चाइना ने क्या किया, इन पैसे को इन्वेस्ट करना चालू किया। इन्वेस्ट कैसे करेगा, इन सारे देशों को लोन देना चालू किया। लोन देकर के कहा कि तुम अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करो, अपने यहाँ जो कुछ भी करना है, जो भी सुविधाएं प्रोवाइड करानी है कराओ। लेकिन उसके तहत उसने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा लिया। अब आज अफ्रीका के मैं आपको जो लाइन से बताने जा रहा हूं इन सारे देशों को देखिएगा। सबसे पहले अंगोला, अंगोला के बाद युगांडा, युगांडा के बाद रवांडा, रवांडा के बाद केनिया, तंजानिया और मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोस्वाना, लेसोथो, ईस्वातनी। इतने देश जो है ना, ये आज चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत आज ये युआन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? युआन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने ऐसा इनको करने पे मजबूर कर दिया। तो चाइना का गेम बहुत साफ है, अमेरिका को हमें हटाना है, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हम ऐसा युआन के माध्यम से करेंगे। अब इसमें रशिया का भी एंगल समझिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि पुतिन जो थे, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में, तो पुतिन जो थे वो केजीबी के एजेंट थे और वो ईस्ट यूरोप में काम कर रहे थे, जो बेसिकली यूएसएसआर के देश हुआ करते थे। तो पुतिन को ये बात उन्होंने एकदम अपने दिल से लगा ली। वैसे तो लगानी नहीं चाहिए थी, बट जनरली मैं आपको कह रहा हूं एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि उन्होंने इस चीज़ को अपने दिल से लगा लिया, ठीक है। अब उन्होंने दिल से लगाया तो उनको वो अमेरिका के दुश्मन बन गए। अब आज अमेरिका के एंटी जाकर के जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उसका साथ देंगे। तो पुतिन ने क्या करके रखा है, पुतिन ने अभी हाल ही में क्या किया था कि अपने देश के कई बिलियन डॉलर्स को बेच दिया था, ठीक है। 2018 में उन्होंने 100 बिलियन डॉलर्स को बेच दिया था और इसको कन्वर्ट किस में किया था, यूरो में किया था और युआन में किया था। आज दुनिया भर में जो युआन के टोटल रिजर्व्स हैं उनका 25% जो है वो रशिया के पास है। और रशिया ने S-400 की जो डील की भारत के साथ, उसको उसने रुपए में पेमेंट को स्वीकार किया। और रशिया कह रहा है कि मैं एनर्जी जो आपको सप्लाई करता हूं यूरोपीय देशों को, वो मैं उसकी पेमेंट यूरो में लूंगा, ठीक है। तो आप देखिए रशिया कैसे डॉलर को हटाने की कोशिश कर रहा है। एक अल्टरनेटिव डॉलर का क्रिएट करने की पूरी रशिया की कोशिश है, एक अल्टरनेटिव वो बनाना चाहता है। 25% रिजर्व युआन के रशिया के पास हैं, युआन के साथ साथ यूरो, युआन, ठीक है, रशियन की करेंसी रूबल और इंडियन रुपीज, इन सारी चीजों को ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है, और डॉलर को हटाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि रेनबिनबी के क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। तो देखिए, एक आपके बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड का मुख्य बैंक है, जैसे कि भारत का आरबीआई है, उसके चेयरपर्सन हुए थे मार्क कार्ने, ठीक है। इन्होंने कहा था
ओनली अ ग्लोबल डिजिटल करेंसी कैन चैलेंज द यूएस डॉलर। तो चाइना चाह क्या रहा है? चाइना का पूरा मकसद है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आप में से कोई मुझे बताएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें एक्चुअली होता क्या है? तो चाइना का पूरा जो प्लान है 2040 का, वो ये है कि युवान को डिजिटल बनाओ। ठीक है, अब चाइना का एक ग्लोबल माउथ पीस है, ग्लोबल टाइम्स आपको पता होगा, तो चाइनीज माउथ पीस है, उसमें एक लेख छपा था। उसमें कहा गया कि चाइना की सरकार कभी भी युवान, डिजिटल युवान को लॉन्च कर सकती है और वहां के नागरिकों को, बिजनेस पर्सन को, चाइना में काम करने वाली एमएनसीज जो अलग अलग देशों की हैं, उनको मजबूर किया जाएगा कि आप युवान को डिजिटल युवान में ट्रेडिंग करो। चाइना इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड के मार्क कैंडी ने तो बहुत पहले कहा था कि ओनली अ ग्लोबल डिजिटल करेंसी कैन चैलेंज द मोनोपोली ऑफ यूएस डॉलर। हालांकि युआन के साथ कुछ समस्याएं हैं, आज भी ये बीजिंग के द्वारा मेंटेन किया जाता है और उनके सेंट्रल बैंक, आप पता है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है वो बहुत से तरीके अपनाता है मॉनेटरी पॉलिसी के, और ये पूरी की पूरी जो मार्केट है ना, ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें पता भी नहीं है और बाहरी लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। करेंसी का जो शेयर है ग्लोबल पूरी पेमेंट में, वो भी 1.8% पे। अगर आपको मैं बताऊं, युआन का जो पूरा शेयर है वो केवल 2% मामलों में पेमेंट और रिजर्व्स में आती है। ठीक है, कहाँ यूएस डॉलर 60% से ज्यादा, और कहाँ जो चाइनीज युआन है वो 2% रिजर्व के मामले में। हालांकि आईएमएफ के तहत ये एक फॉरेन करेंसी तो बन चुकी है, फिर भी शी जिनपिंग का जो प्लान है कि मैं 2 चिड़ियों को एक ही पत्थर से मार के गिरा दूं, मैं अमेरिका की जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाउट है, ग्लोबल जो पूरी चौधरी पना है, उसको भी खत्म कर दूं, और मैं अपनी करेंसी को, यदि मैंने अपनी ग्लोबल करेंसी बना दी, रिजर्व करेंसी बना दी, तो मेरी तो जय जयकार हो जाएगी, मुझे तो माओ से भी ज्यादा लोग पूजेंगे। तो ये पूरी की पूरी उनकी प्लानिंग है। ठीक है, लेकिन क्या वुहान वायरस के बाद से ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? अब फ्यूचर क्या है, इस पे डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, फ्यूचर तो इसी चीज से डिसाइड होगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे कि नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं और अमेरिका ऐसे ही यूनिलैटरली आगे बढ़ता है, तो वेस्टर्न देश धीमे धीमे करके इससे अलग होते चले जाएंगे। देखिए, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मैं बता रहा हूं, अमेरिका जैसे जैसे कमजोर होगा, वेस्टर्न देश अलग होंगे। यूरोपियन यूनियन, क्या वो चाइना के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? वैसे जाना तो नहीं चाहिए, बट ये सारी चीजें फ्यूचर में डिसाइड होंगी कि चाइना में भी क्या होता है। कहीं चाइना में तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आ जाएगा? हम नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी पे अपने खर्च करता है। चाइना को रेवोल्यूशन से बहुत खतरा है और डर भी लगता है, क्योंकि लोगों को तो बांध के रखा है और खतरा तो हमेशा बना रहेगा। वुहान कोरोना वायरस आने के बाद से चाइना ने कोशिश की थी कि ब्रिक्स बैंक बनाने की, और ब्रिक्स के तहत इन 5 देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसको युआन में कराने की चाइना की ये कोशिश थी। बट अब भारत तो इसमें एकदम अलग है, और भारत तो अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा है। तो भारत जब ये सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? बीआरआई प्रोजेक्ट को भी इकलौता देश जिसने नहीं माना एशिया में, वो भारत ही है। चाइना ने डिजिटल युआन बनाने की कोशिश की है कि मतलब 2040 तक, और ये कहा जा रहा है कि युआन कभी भी डिजिटल फॉर्म में लॉन्च हो जाएगा। 2040 तक का उसका प्लान है। अब क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो चेयरमैन थे उनकी कही हुई बात सही साबित होगी? देखिए, जो भी नेशन चाहता है अपनी करेंसी को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना, उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका ग्लोबल क्लाउड है। ठीक है, पूरी दुनिया में उसका डंका बोल रहा है और उसके कोई भी राइवल नहीं है। ये काम आप बुलिंग के माध्यम से नहीं कर सकते, ये काम आप ट्रस्ट को जीत करके कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर यूएस डॉलर आज दुनिया की ग्लोबल करेंसी है तो वो ट्रस्ट की वजह से है, रूल ऑफ लॉ की वजह से है, अमेरिकन ओपन सोसाइटी की वजह से है, अमेरिका की ट्रांसपेरेंसी की वजह से है, यूएस डॉलर की एक्सेसिबिलिटी की वजह से है, और अमेरिका की स्टेबिलिटी की वजह से। लोगों को पता है यहाँ कोई रेवोल्यूशन नहीं आने वाला, अमेरिका पे कोई खतरा नहीं, अमेरिका से ज्यादा सेफ पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं। ये जब तक चाइना नहीं डिलीवर कर पाएगा, अमेरिकी डॉलर नंबर 1 पर रहेगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर की समाप्ति होती है। आपको क्या लगता है, यूएस डॉलर क्या वो नंबर 1 की पोजीशन पर रहेगा या नहीं रहेगा? चाइनीज रेनमिनबी क्या कर सकता है, और क्या कोई और करेंसी है जो डॉलर को चुनौती दे सकती है? आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।